हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। वी आर डूइंग मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग लास्ट क्लास में ग्राफ्स और मोशन अंडर ग्रेविटी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग वेक्टर्स वगैरह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में पहला तो हम लोग ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, ये पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्राफ्स पढ़ाया था तुम्हें, तो ये वो वाला क्वेश्चन है। अब देखो, पिछले क्लास का ना एक क्वेश्चन लेके चलते हैं ताकि तुम्हारा पिछला कॉन्सेप्ट भूल ना जाओ तुम। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए। और ये पिछले वाले क्या कहते हैं, पिछले वाले वीडियो का एक कंटिन्यूएशन क्वेश्चन है ये। शुरुआत इस क्वेश्चन से करेंगे एंड देन वील मूव ऑन टू गैलीलियोस लॉ ऑफ फ्रीली फॉलिंग वेक्टर, सॉरी फ्रीली फॉलिंग बॉडी। उसके बाद हम लोग वेक्टर्स करेंगे, फिर रिलेटिव मोशन एंड देन रेन मैन प्रॉब्लम्स। मेरे ख्याल से ना रेन मैन प्रॉब्लम या फिर रिवर बोट प्रॉब्लम हटा दिया इस बार 2024 के लिए, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या पता आपको ये कॉन्सेप्ट काम आ जाए। ठीक है, देखते हैं आज कितना कम्प्लीट हो पाएगा। आई एम नॉट श्योर कि आज रेन मैन तक हम लोग पहुंच पाएंगे, बट ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो सर। क्वेश्चन पढ़ा। Figure shows displacement of a particle going along the x-axis as a function of time. The force acting on the particle is zero in the region. कौन से अ, कौन से रीजन में जो फोर्स है वो जीरो है। ठीक है, अब बताओ फोर्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे, फोर्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सोचो सोचो, बहुत आसान क्वेश्चन है, सोचो। देखो, रुको बच्चों, नोट्स खोल ले लो, मेरे नोट्स। तक आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। यार मेरे नोट्स किधर गए, अब हम कहाँ से पढ़ाएंगे तुम्हें। ओके, करो भाई करो। देखो, क्या कह रहे हैं कि फिगर shows the displacement of a particle moving along x-axis as a function of time. Acceleration of the particle is zero in the region. Which one? ए बी और सी डी देखो, ए बी और सी डी देखो। देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फोर्स आइडेंटिफाई करिए कि फोर्स है या नहीं, है ना। तो फोर्स किस वजह से आता है, मुझे कोई बताएगा फोर्स कैसे आता है। देखो, रीजन ऑफ फोर्स क्या होता है, किसी को चमका अभी तक। रीजन ऑफ फोर्स क्या होता है, रीजन ऑफ फोर्स होता है एक्सेलरेशन। जो रीजन ऑफ फोर्स होता है वो होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, यार क्या है ये?
रीजन ऑफ फोर्स क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो अगर मान लो तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है, इसका मतलब तुम्हारे पास फोर्स है। क्यों? क्योंकि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर तुम्हारे पास मान लो एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो क्या होगा? F इक्वल टू एम ए में, एम तो एम है बट ए हो जाएगा जीरो, तो फोर्स हो जाएगा जीरो। इसका मतलब मेन चीज क्या डिफाइन करती है? कौन सी ऐसी कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट है जो फोर्स मतलब ये बताता है कि फोर्स है कि नहीं? एक्सेलरेशन। अब देखो बताओ, देखो बच्चों, कि कौन सा ग्राफ है ये, मुझे बताओ। कोई मुझे बताएगा ये कौन सा ग्राफ है? एक्स टी ग्राफ है ना। और क्या बताया था मैंने कि अगर तुम्हें कोई भी ग्राफ दे दिया जाए तो तुम उस ग्राफ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे अगर तुम्हें एक्स टी ग्राफ दिया हुआ है, तो एक्स टी ग्राफ का क्या कहते हैं, स्लोप जो होता है वो तुम्हें क्या देता है? वेलोसिटी देता है ना। तो अब बताओ वेलोसिटी का एक्सेलरेशन के साथ क्या रिलेशन है? बताओ मुझे। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन बताओ, एक्सेलरेशन का डिफाइन करना पहले सीखो। अगर एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, यही तो होता है एक्सेलरेशन, कि वेलोसिटी किस रेट से बदल रही है, वो होता है हमारे पास एक्सेलरेशन। लेकिन मान लो, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज और एक्सेलरेशन। मान लो कि वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, तो क्या डेवलप नहीं होगा? एक्सेलरेशन कभी भी किसी हाल में डेवलप नहीं होगा, राइट। और अगर एक्सेलरेशन डेवलप नहीं हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स तो जीरो होगा। हम्म। अब बस हो गया ना, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। तो तुम्हें क्या निकालना है कि फोर्स किस पार्ट पे जीरो है। तो बस ये निकाल लो कि कौन से पार्ट पे जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। कांस्टेंट कौन से पार्ट पे कांस्टेंट है बच्चों? ये देख रहे हो तुम, ए बी, और ये देख रहे हो सी डी। यहाँ पे वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि कांस्टेंट है ना। बताओ कैसे पता लगाओगे, कैसे पता लगाओगे कि कोई चीज कांस्टेंट है? मैंने कैसे देख लिया कि ये वाली लाइन या फिर ये वाली लाइन कांस्टेंट है? तुम हर पॉइंट पे, मैंने क्या बोला था, टेंजेंट डाल के देखोगे तो तुम्हें सेम स्लोप नजर आएगा, यानी सेम एंगल बनेगी, है ना। देखो, हर पॉइंट का एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखोगे तो सबका सेम है। सेम विद दिस। समझे? तो यहाँ पे अगर मैं ये वाली लाइन को कंसिडर करूँ, बीसी को, तो अगर मैं बीसी को कंसिडर भी करती हूँ ना, तो मुझे हर पॉइंट पर सेम एंगल बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा। मुझे हर पॉइंट पर तो सेम एंगल बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा। देखो, मैं इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो मुझे ऐसे मिलेगा कोई एंगल, इधर पे मुझे ऐसे मिलेगा कोई एंगल, तो एंगल तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा, है ना। तुम खुद ही सोचो, क्या तुम, अगर तुम ऐसे ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है, अगर तुम ऐसे कोई लाइन ड्रॉ करो, क्या इस पॉइंट पे तुम उतना ही फिसलोगे जितना तुम इस पॉइंट पे फिसलोगे? नहीं ना। क्या ये वाला पॉइंट उतना ही डीप स्टीप है जितना ये वाला पॉइंट है? नहीं ना। टेक इट लाइक स्लाइड, जो बच्चों के खेलने वाली होती है, तुमने बचपन में खेला होगा ना, कि एक स्लाइड है, या फिर मान लो तुमने एक बॉल यहाँ पे रखा है और बॉल को तुम पकड़े पकड़े हुए हो, ठीक है। तुमने बॉल को छोड़ दिया तो वो यहाँ पे आके रेस्ट करेगी। तो क्या यहाँ पे से वो बिना फोर्स के यहाँ पे जा सकती है? नहीं, तुम्हें एक फोर्स डालना पड़ेगा। मतलब देखो, एज ए स्लाइड तुम एक, मतलब ये एक स्लाइड है, ठीक है, ये बच्चों की खेलने वाली स्लाइड है। तो जो बच्चा यहाँ पे है, ओके, और एक और स्लाइड है ये वाली, ऐसी वाली, तो जो बच्चा यहाँ पे है वो धीरे से आएगा, और जो बच्चा यहाँ पे है वो बहुत जल्दी आ जाएगा, है ना। तो अगर तुम यहाँ पर बैठोगे, अगर तुम यहाँ पर बैठोगे तो क्या तुम उसी रेट से स्लिप करोगे जैसे कि तुम यहाँ पर थे? नहीं ना। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट तो कहीं से भी नहीं हुआ। समझ गया?
तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है कि हमें कौन कौन से रीजन में पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो मिली है, एज अ रिजल्ट एक्सेलरेशन जीरो मिला है, और एज अ रिजल्ट फोर्स जीरो मिला है, ए बी एंड सी डी। ये इसको रब कर दीजिए, ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी का क्या मतलब है? ए बी एंड सी डी, सो ए एंड सी, ए एंड सी। ठीक है, समझ आया? ओके। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग ये तो हो गया था, ये भी हो गया था। चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग। गैलीलियोस लॉ ऑफ गैलीलियोस लॉ ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, इस लॉ में बेसिकली एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है, तो एक अगर मान लो तुमने एक हाइट से, एक एच हाइट से तुमने एक बॉल को फेंका नहीं, तुमने ड्रॉप किया, ठीक है, तुमने उसको ड्रॉप किया। पिछले क्लास में क्या बताया था कि ड्रॉप का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ठीक है, तो अगर तुमने किसी को भी ड्रॉप किया ऊपर से, किसी को नहीं, किसी बॉल को, ठीक है, तुमने किसी बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया अगर तुमने, तो वो एक सर्टन पैटर्न फॉलो करता है, जैसे जैसे वो नीचे गिरता है ना। तो उस पैटर्न को गैलीलियो ने समझाया था, और इसलिए इसका नाम होता है गैलीलियोस लॉ ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, ओके। अब ये देखो, पहला है गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इसको हम अगले पेज पे समझाएंगे, ये वाला पेज बहुत गंदा हो चुका है, देखिए। ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है, मान लो ये कोई बिल्डिंग है, इसको क्या हो गया आज? ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, इतनी छोटी तो होती नहीं है बिल्डिंग, है ना, और बड़ा कर देते हैं इसको। ये कोई बिल्डिंग है एच हाइट की, यहाँ से आपने एक बॉल को फेंका, जब मैं यू इक्वल टू जीरो लिखूं तो इसका मतलब होता है ड्रॉप करना। ठीक है, ये बॉल कम और अंडा ज्यादा लग रहा है। तुमने बॉल को फेंका, सॉरी ड्रॉप किया, तो पहला जो गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स ये कहता है कि जैसे ही तुमने बॉल को ड्रॉप किया, तो जो डिस्टेंस वो कवर करता है, सक्सेसिव डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इसको लिख लो। और ये वाला लॉ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इतना बयान भी नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे इतने क्वेश्चंस आते हैं, इतने क्वेश्चंस आते हैं। जो भी ड्रॉप वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो तुम सारे क्वेश्चंस इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक से कर सकते हो, जो बच्चों को सॉल्व करने में आराम से 3-4 मिनट लगेंगे। तुम्हें लिटरली लिटरली 1 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही वैसा है, और जो जिन बच्चों को ना ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्योंकि ये पढ़ाया नहीं जाता है नॉर्मली, जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में आराम से 3-4 मिनट लगते हैं। तुम 1 मिनट में क्वेश्चन कर लोगे, सही करोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो ये वाला, एंड ट्रस्ट मी ब्रो, इतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन लगता है ना कि जब तुम एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो बाय अ कॉन्सेप्ट जो हर किसी को नहीं पता होता। तो प्लीज इसको पढ़ लो, और ये कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है जिसको सिर्फ याद रखना है, बस एक बात याद रखनी है, दैट्स इट, यू गुड टू। ठीक है,
तो इसमें स्टेटमेंट लिखना जरूरी है क्योंकि तुम भूल जाओगे, है ना। तो लिखो सक्सेसिव डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट इज इक्वल ऑफ सम हाइट in equal time interval is S1 S2 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 S3 S2 S4, यानी कि हर टाइम इंटरवल में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है उसका जो रेशियो होता है ना, वो सिंपल ऑड नंबर होता है। 1:3:5:7 सो ऑन, मतलब 1:1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 वगैरह ऐसा होता है, ठीक है। देखो, क्योंकि ये बॉडी ड्रॉप किया जा रहा है तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि u इक्वल टू 0 है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि दिस लॉ इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर ए बॉडी starting from rest and moving with constant acceleration। देखो, जब जब तुम किसी बॉल को ड्रॉप करते हो किसी भी हाइट से, जब तुम किसी बॉल को ड्रॉप करते हो किसी भी हाइट से, तो क्या उसकी वेलोसिटी जीरो होती है इनिशियल? हाँ। क्या उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है? यस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और क्या उसका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है? डिस्प्लेसमेंट से फर्क ही नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। तो ये दोनों चीज जहां पे भी होगी तुम गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर अप्लाई कर सकते हो। क्या? कि जो रेशियो होता है ना डिस्टेंस का हर इंटरवल में, वो ऑड नंबर होता है, 1:3:5। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 लगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करते हैं इसके? तो यार इसके क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। तो यहाँ पे क्या करो, पहले तो ये ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये ड्रॉ कर लो कि S1 डिस्टेंस टाइम T1, ठीक है, S2 डिस्टेंस टाइम T2, S3 डिस्टेंस टाइम T3। अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर से इसको नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। ये बिल्डिंग है, ये S1 डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया T1 टाइम में, ऐसे ही S2 ट्रैवल किया T2 टाइम में, S3 ट्रैवल किया T3 टाइम में। ये तुम ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब ये देखो, ये तो पहला पॉइंट हो गया। इसी 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 जो इसका ही कंटिन्यूएशन हम तुमको देते हैं कि मान लो हमें ये पता लग जाए कि पहले सेकंड में जब वो T1 टाइम यानी कि फर्स्ट सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अगर इतना हमें पता लग जाए तो क्या हम बाकी निकाल लेंगे? क्योंकि हमें तो रेशियो पता है ना। तो अगर हमें एक निकल गया तो उसका 3 टाइम्स यहाँ करना है, उसका 5 टाइम्स यहाँ करना है, उसका 7 टाइम्स यहाँ करना है ना। अगर मुझे ये निकल गया, अगर मैंने ये निकाल लिया कि पहले डिस्टेंस में बॉडी कितना गिरी, सॉरी सॉरी, अगर हमने ये निकाल लिया कि पहले टाइम इंटरवल में फर्स्ट सेकंड में बॉडी कितनी दूर गिर गई, तो हमें ये S1 मिल जाएगा। S1 का सिंपलेस्ट रेशियो 1 है ना। तो अगर मुझे S2 निकालना होगा तो S2, अरे यार, S2 इज 3 टाइम्स ऑफ S1, है ना। तो मैं क्या करूंगी, मैं S1 वाले को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगी, S3 के लिए मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगी, S4 के लिए मैं 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगी S1 की क्वांटिटी को। तो मुझे S1 निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? कोई महान व्यक्ति जो मुझे बता सके कि S1 कैसे निकलेगा? देखो, क्या तुमने इक्वेशन ऑफ मोशन सुना है? बिल्कुल सुना है, हमारा एक पूरा लेक्चर था उस पे। तो उस पे हम क्या करते हैं, S = UT+½ AT² की मदद से हम डिस्प्लेसमेंट इन T = 1 सेकेंड निकालेंगे, ठीक है। तो अब प्रमोशन प्रमोशन वो आपको ऐसे ऑफर कर, हाँ। तो क्या करवा रहे थे मम्मी?
हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन t1 सेकेंड, यानी कि पहले सेकेंड में t इक्वल टू 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो हम यार सिंपल सा इक्वेशन मोशन लगाते हैं और जो हमें पहले सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मान लो कि S1 डिस्टेंस में मतलब T1 टाइम में इतना कवर किया, T2 में इतना कवर किया, T3 में इतना कवर किया, T4 में इतना कवर किया, T5 में इतना कवर किया एंड T6 में यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑटोमेटिकली S1, S2, S3, S4, S5 एंड S6। ठीक है, तो मैं निकाल रही हूँ कि पहले सेकंड में कितना हुआ। U तो मेरा 0 है तो ये तो 0 हो गया है ना, 0 प्लस हाफ, ए कितना है -g, और टाइम मैंने 1 लिया है। ठीक है, तो -10/2, क्योंकि मैंने g को 10 ले लिया फॉर कन्वीनियंस, 9.8 होता है और मैंने कन्वीनियंस के लिए g ले लिया, 10 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस में। देखो यार माइनस से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्शन कंसिडर करने के लिए, मतलब अगर मतलब हमने डायरेक्शन कंसिडर किया इसीलिए हमारे पास माइनस आया। तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो S1 जो है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ -5, इसका मतलब है 5 मीटर्स। तो अगर मैंने क्या कहा था कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड मिल जाए तो क्या मैं S2 निकाल सकती हूँ। तो S2 कितना होगा 5 × 3, 15 मीटर्स। S3 कितना होगा 5 × 4, 20 मीटर्स। एक सेकेंड रुको, कुछ तो गलत हो रहा है। नहीं, गलत क्या हो रहा है यहाँ पे। सॉरी, सॉरी गाइस, सॉरी एवरीबॉडी। देखो यहाँ पे हम 5 × 4 क्यों कर दिए, देखो यार S3 के साथ तो रिलेशन 5 का है ना, तो मैंने यहाँ पे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है ना, हमें 25 आएगा। और S4 होगा 5 × 7 विच इज 35 मीटर्स। समझ गए। तो यहाँ पे अब हम कहना क्या चाहते हैं, हम कहना ये चाहते हैं कि देखो बच्चों, कहना हम ये चाह रहे हैं कि अगर कोई जो बॉडी है वो गिर रही है, मतलब उसको ड्रॉप किया है हमने, तो वो t = 1 में 5 मीटर ट्रैवल करेगा, t = 2 में 15 मीटर्स, t = 3 में 135, 25 मीटर्स, 25 ही है ना, एंड देन t = 4 में वो 35 मीटर्स ट्रैवल करेगा, 1357। सही है बिल्कुल। तो ये अब जब क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत कम आएगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसलिए इसको याद रख लेना कि T1 टाइम में 5 मीटर, T2 टाइम में 15, T3 में 25, T4 में 35। अब तुम्हें ये याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, बस ये याद रखो, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखो कि T1 टाइम में 5 मीटर डिस्टेंस कवर होता है, 5 मीटर T1 टाइम में। इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड इट कवर्स 5 मीटर्स। बाकी सब तुम निकाल लोगे, ये कैसे निकालोगे, 5 × 3 करो, 5 × 4 करो, 5 × 7 करो, तो तुम्हें ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। अब हम एक काम करते हैं, रुको, मेरे पास एक PDF है, इसको हम खोल लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। आई विल ओपन द PDF जो मेरे पास है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो हम लोग PYQs कर लेते हैं ना। तो PYQs के लिए जो मेरे पास जो बुक है ना वो है ये अपना दिशा, दिशा पब्लिकेशंस। ठीक है, जो कि क्लियरली अभी हमको नहीं मिलेगी। मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई, ओके। एक सेकेंड ना, बस हो गया।
हम्म। तो अभी हम पीडीएफ खोल लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है? एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड बस। तुम्हारे लिए क्वेश्चंस। ओके, मेरे को नीट वाली पीडीएफ चाहिए। एक मिनट, हाँ। हम्म। ओके। हाँ। अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं यार, क्वेश्चन लिख लो तुम लोग। हम क्या करें, मेरे पास खुलता ही नहीं है कभी। अम, एक मिनट। इतना स्लो है ये। ऑप्शन इन 1D कर रहे हैं, और हम लोग को चाहिए क्वेश्चन नंबर। अच्छा, इसमें इसमें PYQs नहीं है, कोई बात नहीं, हम करवा देते हैं तुमको, ठीक है? देखो, आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन करो फटाफट से, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, क्वेश्चन कर लिया जाए। क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्टोन falls freely under gravity, covers a distance h1, h2, h3 in first 5 seconds, next 5 seconds respectively. Relation between h1, h2 and h3 is। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, ऑप्शन देख लो पहले। h1 equal to 2h2 equal to 3h3, h1 equal to h2 by 3 equal to h3 by 5, h2 equal to 3h1 and h3 equal to 3h2, h1 equal to h2 equal to h3। ओके, देखो पहले तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेते हैं। क्या तुम्हें कभी भी लगता है कि ऑप्शन सही हो पाएगा, h1 इक्वल टू h2 इक्वल टू h3? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से ड्रॉप करते हैं ना, तो
कौन से रेशियो में ड्रॉप होता है, 1:3:5। यानी कि अगर पहले सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल किया तो अगले सेकंड में 15 मिनट, और उसके अगले सेकंड में 25 मीटर ट्रैवल करते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये वाला ऑप्शन काट देंगे, क्योंकि ये तो कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। उसके बाद अब बचे हमारे पास 3 ऑप्शन। ठीक है, तो आप करके देख लो कि क्या कह रहा है। स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो देखो फ्रीली वाला केस है। जब देखो कैसे पता चलेगा कि तुम्हें ये गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स यूज करना है। जब भी कह दे कि फ्रीली या फिर ड्रॉप की जगह, जब भी कह दे कि फ्रीली या फिर ड्रॉप्ड, ये वर्ड्स कहीं पर भी आ जाए तो तुम क्या करोगे, देखो फ्रीली या फिर ड्रॉप्ड, तो तुम क्या करोगे, तुम यूज करोगे गैलीलियोस लॉ ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो h1 डिस्टेंस कवर कर रहा है पहले 5 सेकंड में, h2 डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके अगले 5 सेकंड में, नेक्स्ट 5 सेकंड। ठीक है, तो पहले h1 देख लो, 5 सेकंड में कवर कर रहा है। मुझे बताओ कि वन, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड एंड फिफ्थ सेकंड में हमारे लॉ के हिसाब से कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है। तो पहले डिस्टेंस में, पहले सेकंड में 5 मीटर, सेकंड वाले सेकंड में 15 मीटर, थर्ड वाले सेकंड में कितना होता है 25, फोर्थ वाले सेकंड में 35, 1357 एंड 945। ठीक है, इन सबको ऐड करो कितना होगा, 20 + 25 45, 45 80 67 80, 80 + 45 हो जाएगा 125, 125 मीटर्स, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो h1 है, जो h1 है वो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड। तो वो कितना हो गया 125 मीटर्स। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि हमने क्या किया था, याद किया था कि S1 होता है 5 मीटर, ये हमने याद किया था, इसलिए ये हमारे लिए आसान हो गया 125 मीटर, है ना। ओके, अब देखते हैं कि H2 कितना होता है। H2, H1 और H2 में क्या रिलेशन था, कोई बताएगा। H1 और H2 में था 1:3 का रिलेशन। तो अगर H1 है 125, तो H1 कितना हो, H2 कितना होगा 3 × 125। अगर मैं इसको x मान लूँ तो क्या ये 3x है, ये तो हमें पता ही था, है ना, ये तो हमें पता ही था। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो H1 है, अम, देखो ये सब ना करने की जरूरत नहीं थी। अगर हम सिंपल सिर्फ इस रेशियो को देखें तो भी हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो हम पहले किए ना, ये वाले मेथड से भी कर सकते हो, बट लंबा हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो शॉर्टकट चाहिए ना, मतलब शॉर्ट मेथड चाहिए, शॉर्टकट नहीं चाहिए, शॉर्ट मेथड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस सिंपल वाले रेशियो को यूज करेंगे, बिना कुछ कैलकुलेशन किए आंसर निकालेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है कि H1:2:H2:H3:1:3:5। तो अगर हम H1 और H2 को कंसिडर करें तो H1/H2 विल बी 1/3। So 3 times of H1 will be H2. 3 times of H1 will be H2. So H1 will be H2/3। वैसे ही अगर हम अब H2 और H3 कंसिडर करें तो H2/H3 will be 3/5। 5H2 will be 3 times of H3। So हमें H1 कंसिडर करना चाहिए था, सॉरी, देखें, क्योंकि ये वाली रेशियो हमारे कोई काम की नहीं है अभी, क्योंकि हम ऑप्शंस अगर देखेंगे तो हमारे पास 1 2 और 3 में डील हो रहा है या 5 में डील हो रहा है।
तो डायरेक्टली 3/5 करके कोई रेशियो नहीं है, तो देयर इज नो यूज ऑफ टेकिंग दिस। ठीक है, तो हम लोग कौन सा, देखो यहाँ पे 3 रेशियोज बनते हैं ना। पहला रेशियो बनता है H1 और H2 का, दूसरा बनता है H1 और H3 का, तीसरा बनता है H2 और H3 का। तो H1 और H2 कंसिडर करके देख लिया, हमें एक रिलेशन मिल गया जो कि पॉसिबल हो सकता है। H2 H3 कंसिडर करेंगे तो हमें 3/5 करके कुछ मिलेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि ऑप्शन में तो है ही नहीं। ऑप्शन में कहीं भी 3/5 या 5/3 है नहीं, तो दैट्स नो यूज, इसलिए हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि मेरे पास जगह बन जाए। और फिर अभी हम क्या करेंगे, H1 और H3 कंसिडर करते हैं। So, H1 और H3 अगर हम कंसिडर करें तो इट विल बी 1/5। तो H1 क्या होगा, H1 क्या होगा, H3/5। तो क्या आप तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे तुमने लिखा था H1 इक्वल टू H2/3, H1 इक्वल टू H2/3, और यहाँ पे लिखा है H1 इक्वल टू H3/5। तो क्या हम कह सकते हैं कि H1 इक्वल टू H2/3 इक्वल टू H3/5? क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो क्या हमारा आंसर नहीं आएगा H1 इक्वल टू H2/3, H3/5? ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो अगर ये तुम्हें शायद हैंड राइटिंग खराब लग रही है तो I'm रियली सॉरी, क्योंकि आज मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया तुम लोगों का, इसलिए हम जल्दी जल्दी में लिख कर तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखो हमको खुद नहीं पता, ठीक है, हम अभी क्वेश्चन देख रहे हैं, हम अभी सॉल्व कर रहे हैं तुम्हारे साथ, है ना। तो हमारे मतलब मेरे तरफ से अगर जो हमको सही लग रहा है हम वो तुमको करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहले क्या ट्राई किया कि अगर H1 दिया हुआ है 5 सेकंड में, तो क्या हम निकाल सकते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उसने 5 सेकंड में। तो वो तो हमने निकाला, बट उससे यार कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमें तो सारी वेरिएबल्स वैसे ही चाहिए। H1 चाहिए, H2 चाहिए, H3 चाहिए, तो हमको नंबर में तो कुछ भी नहीं चाहिए, हमको वेरिएबल्स में ही चाहिए। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम सोचे कि चलो डिफरेंट वे, दूसरा तरीका यूज करते हैं कि हम डायरेक्टली रेशियो को ही कंसिडर कर लेते हैं, और रेशियो कंसिडर करने के बाद उसमें ही थोड़ा इधर उधर करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये जो रेशियो है H1 is to H2 is to H3, 1 is to 3 is to 5, so on, ये तुम्हें क्या लगता है हर किसी को पता होगा? नहीं पता होगा। तुम्हें पता है तो तुम ये क्वेश्चन कर पा रहे हो, जिससे नहीं पता वो तो कभी भी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा ना। इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। आई डोंट टीच एक्स्ट्रा स्टफ, लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्सनली हमें भी बहुत ज्यादा हेल्प हुई है यार क्वेश्चन करते वक्त। जब हम टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व करते थे, डीपी में क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो लोग उस क्वेश्चन पे अटके रह जाते थे, और आई यूज्ड टू गेट द आंसर इन स्नैप। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर हम पढ़ा रहे हैं कोई चीज तो पढ़ लो, क्योंकि वो आएगा, उस पर क्वेश्चन आता है और वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ा रहे, नहीं तो हमको कोई शौक नहीं है फालतू में चीजें पढ़ाने का। ठीक है, ओके, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हम एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। पार्टिकल, देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, तुम्हें क्या लगता है कहाँ का क्वेश्चन था ये था नीट 2013। कहाँ लिखूं मैं इसको, नीट 2013, ये है नीट 2013 का क्वेश्चन। और ये है नीट 2009 का क्वेश्चन, AIPMT 2009। पार्टिकल starts its motion from rest under the action of a constant force if the distance covered in first 10 seconds is S1 and that covered in first 20 seconds is S2, then S2 equal to 2S1, S2 equal to 3S1, S2 equal to 4S1, S2 equal to S1। सेम क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्ट भी वही है, बस क्वेश्चन के डेटा को बदल दिया है, थोड़ी लैंग्वेज बदल दी है, बाकी तो सब सेम है। पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, देखो
अगर ड्रॉप वाला केस ना रहा, मैंने क्या बोला कि अगर ड्रॉप वाला केस नहीं है, कोई कौन सा केस है, या तो ड्रॉप कर दिया, या तो रेस्ट से चालू कर रहा है, या तो क्या था, यही तो था, या फिर फ्रीली फॉलिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्रीली फॉल कर रहा है। ये तीनों केसेस में तुम लॉ लगा सकते हो, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। जब भी तुम रेस्ट देखो या ये तीन वर्ड्स देखो, तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि तुम्हें ये आसान सा ट्रिक पता है। अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, if the distance covered in first 10 second is s1, that covered in first 20 is s2, then देखो, ये वाले क्वेश्चन में वापस जाते हैं और यहाँ पे समझाते हैं कि हमने क्या किया था। स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, कवर्स द डिस्टेंस h1 h2 h3 फर्स्ट 5 नेक्स्ट 5 रिस्पेक्टिवली। क्या तुम्हें एक पैटर्न नजर आ रहा है? किसमें? किसमें पैटर्न नजर आ रहा है तुम्हें? टाइम में। फर्स्ट 5 दिख रहा है तुम्हें? फर्स्ट 5 नेक्स्ट 5। अब यहाँ पे देखो, ये वाले में, ये वाले में देखो, फर्स्ट 10, फर्स्ट 20। देखो देखो देखो, ये बहुत बढ़िया चीज है, देखो, फर्स्ट 10 और फर्स्ट 20। क्या हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट 20 सेकेंड है वो नेक्स्ट 10 सेकेंड है ही है? मतलब इन्होंने डायरेक्टली तुम्हें इक्वल टाइम इंटरवल्स नहीं दिया, बट तुम्हें एक हिंट दे दिया कि टाइम इंटरवल इक्वल है। पहले बोला कि 10 सेकेंड में S1 ट्रैवल करता है, 20 सेकेंड में S2 ट्रैवल करता है। देखो, ये 10 सेकेंड में ट्रैवल कर रहा है, ये 20 सेकेंड में ट्रैवल कर रहा है। तो जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, हम यहाँ पे तुमको T1 और T2 और T3 बताए थे, है ना? तो T1 तो 10 है, बट T2 10 नहीं है। T1 प्लस T2 20 है। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, बहुत बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या बोली। बहुत आसान है ब्रो, बहुत आसान है। देखो, अगर कोई चीज, ये बिल्डिंग है, यहाँ से गिर रही है, ठीक है, मान लो इसने S1 डिस्टेंस ट्रैवल किया T1 टाइम में, S2 ट्रैवल किया T2 टाइम में, S3 ट्रैवल किया T3 टाइम में, और S4 ट्रैवल किया T4 टाइम में। सॉरी सॉरी एवरीबॉडी, मेरा कैमरा, मतलब कि मेरा फोन गिर गया था, यहाँ पे रख लेगा। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। ठीक है, देखो, कहने कहने का क्या मतलब है मेरा, कि अगर तुम किसी भी बॉडी, अगर तुम मान लो तुम गिर रहे हो, ठीक है, या तुमने किसी बॉडी को गिराया है, ठीक है, तो पहले सेकंड में, या फिर मैंने ये नहीं, देखो, T1 T2 T3 बस इक्वल होने चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, वो 1 हो सकता है, मतलब टाइम इंटरवल 1 सेकंड का हो सकता है, 10 सेकंड का हो सकता है, 100 सेकंड का हो सकता है, बट टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए, यानी कि T1 T2 और T3 आपस में बराबर होने चाहिए, तभी ये काम करेगा। तो ये नहीं कहा कि T1 को 1 सेकंड ही होना चाहिए, T2 को भी 1 सेकंड होना चाहिए, नहीं, T1 10 है तो T2 भी 10 होना चाहिए, T3 भी 10 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें, अब गौर से सुनो इस बात को, ये हम लिखवा नहीं रहे हैं, लिख लेना तुम नोट्स में, ठीक है। ये कहना है, ये कहने का मतलब है कि जब भी तुम्हें फ्रीली फॉलिंग नजर आए, या ड्रॉप नजर आए, या फिर रेस्ट नजर आए, तब तो तुम, कान को तुम्हारे खड़े हो जाने चाहिए। लेकिन सॉरी एवरीबॉडी, सॉरी, ऐसे ही मैनेज कर लो, आप क्या ही कर सकते हैं। मेरा आधा शक्ल आता है सिर्फ इसमें, देखो इतना ही आ रहा है। ठीक है,
अब हमको कंप्यूटर का स्क्रीन नहीं नजर आ रहा यार। आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, शुरू करो। तो अगर हम क्या बोले कि अगर तुम्हें ड्रॉप, रेस्ट और फ्रीली फॉल नजर आए तो तुम्हारे कान तो वैसे ही खड़े होने चाहिए कि तुम्हें गैलीलियो लॉ अप्लाई करने का मौका मिलेगा। लेकिन इन सब के अलावा तुम्हें ये भी देखना है कि क्या टाइम इंटरवल इक्वल दिया है कि नहीं। अगर टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है तो तुम नहीं लगा सकते इस लॉ को, अनफॉर्चुनेटली। जबकि ऐसा होगा नहीं, जब भी क्वेश्चन देंगे तो टाइम इंटरवल इक्वल करके ही देंगे, क्योंकि उनका मतलब मकसद ही यही होता है कि तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ इस मेथड से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पहले तो दिया है फर्स्ट 10 सेकेंड, उसके बाद दिया है फर्स्ट 20 सेकेंड। देखो, समझो, पढ़ो क्या दिया हुआ है। फर्स्ट 10 सेकेंड, फर्स्ट 10 सेकेंड एंड फर्स्ट 20 सेकेंड। फर्स्ट 10, देखो फर्स्ट 10 का क्या, फर्स्ट 10 तो ठीक है, 10 हो गया, बट फर्स्ट 20 इज नथिंग बट फर्स्ट 10 एंड 10 मोर। यही बात तुम्हें क्रैक करनी थी तो तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, समझ गए ना। फर्स्ट 20 इज नथिंग बट फर्स्ट 10 एंड 10 मोर, विच मीन्स टाइम इंटरवल इज 10 ईयर, है ना। टाइम इंटरवल अगर सेम है तो तुम गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाना शुरू करते हैं किस बात की देरी है ना। तो अगर हम गैलीलियो लॉ के हिसाब से चले तो S1 = S2 = S3, 1:3:5 आगे चलता रहेगा, है ना। क्या बोला है कि S1 और S2 में क्या रिलेशन। तो क्या S1/S2 1/3 नहीं है, तो क्या 3 S1 S2 के बराबर नहीं है। कहाँ पे है ऐसा। समझ आ गया। इतना आसान क्वेश्चन था, हम फिर भी जरा टाइम लेकर समझाए हैं तुम्हें। एक सेकेंड। ओ, देखो देखो देखो, हमने गलत किया ना। देखो, हमने S2 किसको माना, हम S2 मानते किसको है, देखो। S2 किसे मानते हैं, S2 मानते हैं ये वाले डिस्टेंस को, सिर्फ इतने डिस्टेंस को जो T2 टाइम में चला हुआ है। बट इन्होंने S2 किसको माना है, S1 + S2 को माना है ना। तो यहाँ पे तो ये गलत हो गया ना। हमने क्या लिया, हमने S1/S2 लिया 1/3, बट यहाँ पे S1 + S2 को माना हुआ है। टोटल डिस्टेंस फर्स्ट 20 सेकेंड में S1 भी चला, S2 भी चला। इन दोनों को मिला के 20 सेकेंड हुआ ना, इन दोनों को मिला के इन्होंने S2 माना है। हमने S2 सिर्फ इसको माना, इसलिए हमारा आंसर गलत हो गया और हमारे नंबर भी कटेंगे एग्जाम में अगर हम ये क्वेश्चन ऐसे मार्क करके आ गए तो हम क्या करेंगे भैया, हम आंसर को सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी भी तुम रेशो वही लोगे, S1/S2 1/3, लेकिन इस बार S1 तो S1 ही है, S2 कितना हो गया, टोटल ऑफ S2 - S1। ये टोटल को इन्होंने S2 बोला है और ये तो S1 है ही। तो अगर मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है S2, तो वो हो जाएगा पूरा S2, क्वेश्चन के हिसाब से वाला S2 - S1, है ना, इक्वल टू 1/3। अब सॉल्व करिए इसको। सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 3S1 = S2 - S1, तो आएगा 4S1 = S2। आंसर आएगा ऑप्शन 3। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन समझो और पढ़ो। देखो, हम आधा ही क्वेश्चन पढ़ पाए और आधा ही क्वेश्चन समझ पाए। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यार सब सब लोग ये गलती करेंगे, तुम नहीं करोगे, बस तुम नहीं करोगे। चलो बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये था 2009 का क्वेश्चन। इधर लिखा भैया, इधर लिखे। आई न्यू इट, बिल्कुल ही ऐसे ही होने वाला था।
Why does this have to happen? पिछले क्लास में भी ऐसे ही हुआ था ना. एक मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. वाटर ड्रॉप वाला क्वेश्चन जो हम पिछले क्लास में बोले थे कि हम इस क्लास में करवाएंगे. वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड. क्वेश्चन लिखो. वाटर ड्रॉप्स fall at regular interval from a tap 5 meter above the ground. The third drop is leaving the tap at the instant when the first drop touches the ground. देखो. ये वाला. ठीक है. देखो. वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल. तुम्हें ये वाली टर्म कैच करनी थी कि रेगुलर इंटरवल है. ये वाला टर्म कैच करना था. और क्या कैच करना था? देखो यार, अगर टैप से मान लो ये तुम्हारा टैप है. ठीक है. यहाँ से पहला बूंद निकल रहा है, यहाँ बीच में कहीं दूसरा बूंद है, और तीसरा जो ड्रॉप है वो ऑलरेडी ग्राउंड टच कर चुका है. ये ग्राउंड है हमारा. ठीक है. तो वो अगर देखो यहाँ से अगर कोई ड्रॉप निकल रहा है तो क्या वो जाहिर है कि वो यू इक्वल टू जीरो से निकल रहा हो? कोई फोर्स लगा के तो नहीं निकल रहा ना, वो तो बस ड्रॉप हो रहा है. अंडर ग्रेविटी वो नीचे निकल रहा है ना. तो यू इक्वल टू जीरो तो हो गई. तो इसका मतलब तुम यहाँ पे गैलीलियो गैलीलियो के लॉ को आराम से लगा सकते हो. ठीक है. यहाँ पे यू इक्वल टू जीरो है ना. वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल from a tap 5 meter above the ground. The third drop is leaving the tap at the instant the first drop touches the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? पूछ रहा है कि देखो, पहला ड्रॉप ग्राउंड टच करने वाला है, तभी तीसरा ड्रॉप निकलता है, और दूसरा वाला कहीं बीच में है, और रेगुलर इंटरवल पे निकल रहा है. तो तुम रेगुलर इंटरवल वाले बात से समझ सकते हो कि तुम्हें क्या करना है. तुम्हें बस इसे रेगुलर इंटरवल पे कंसिडर करना है. क्या बात करिए. चलो. तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि ये क्या दिया हुआ, ये पूरी हाइट दी हुई है इन्होंने 5 मीटर दिया हुआ है ना. क्यों दिया हुआ है? तो जब तुम यहाँ पे रेशियो यूज करोगे तो टोटल का रेशियो तुम्हें ये 5 मीटर की इक्वल करना है. देखो, टोटल 5 मीटर है. मान लो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. ये वाला डिस्टेंस होगा x, ये वाला डिस्टेंस होगा 3x. ये हम कैसे बता सके? क्योंकि हमको क्या पता है? हमको पता है गैलीलियो भैया की लॉ. गैलीलियो ने लॉ बनाया था, उस लॉ के बेसिस पर ये क्वेश्चन है. कैसे पता चला कि कोई भी चीज रेगुलर इंटरवल पे गिर रही है और u इक्वल टू जीरो के साथ गिर रही है, तो हम ये लॉ अप्लाई कर सकते हैं. तो हमें ये पता चल गया है ना. तो जब अगर मेरे पास 3 ड्रॉप्स हैं तो क्या यहाँ पे बीच में दो डिस्टेंस है, मतलब दो क्या कहते हैं, दो इंटरवल्स हैं क्या डिस्टेंस के, है ना. दो टाइम इंटरवल है, क्योंकि पहले ड्रॉप पे ये, दूसरे ड्रॉप पे ये, तीसरे पे ये निकलने ही वाला है, या फिर निकल चुका, ऑलमोस्ट यहीं पे अटका हुआ है ना. तो यहाँ पे बीच, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में दूसरा डिस्टेंस, यानी कि ये हो गया हमारा S1, ये हो गया हमारा S2. बोलते कुछ है, करते कुछ और. ये हो गया हमारा S1 और ये हो गया हमारा S2. मेरे आंख में दर्द हो रहा है. ठीक है. हमें पता है कि अगर रेगुलर टाइम इंटरवल पे गिर रहा है तो t इक्वल टू 1 पे x, और मतलब कि 1, और t इक्वल टू 2 पे 3x, यानी कि 3, क्योंकि 1:3:5:7:9 का रेशियो चलता है.
तो पहले वाले सेकंड में 1 और दूसरे वाले सेकंड में 3 हमने x के टर्म्स में माना है, ठीक है। है ना। अब क्या करना है बच्चों, देखो करना क्या है यहाँ पे, या तुम्हें नजर आ रहा है कि ये जो x है और ये जो 3x है, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो तुम्हें टोटल डिस्टेंस तो 5 मिलना चाहिए ना, क्योंकि जहां से ये पहला वाला ड्रॉप गिर रहा है और जहां पे ये तीसरा वाला, सॉरी, जहां पे पहला वाला ड्रॉप टच करने वाला है, जहां से तीसरा वाला ड्रॉप गिर रहा है, उन दोनों के बीच की दूरी तो 5 मीटर्स है ना। तो और ये वाली दूरी भी तो 5 मीटर है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 मीटर ही तो मिलेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस तुम्हें पता है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हें 5 मिलेगा। तो x plus 3x, x plus 3x is 5, 4x is 5, so x is 4, 5 by 4, 4 1 जा 4, 1.25। ये हमें x की वैल्यू निकली है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप, दूसरा वाला ड्रॉप, यानी हमारा ये वाला ड्रॉप ग्राउंड से कितने दूरी पर है। तो क्या ये 3x दूरी पे नहीं है। बिल्कुल सही है। क्या ये 3x दूरी पे नहीं है, देखो ये दूसरा वाला ड्रॉप है, ये वाला दूसरा ड्रॉप है, ग्राउंड से ये 3x दूरी पर है ना, इतना सा। तो हमें x की वैल्यू तो पता है, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमको इसकी दूरी मिल जाएगी। बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, किसने रोका है हमें। तो x की वैल्यू है हमारे पास 1.25 हम 3x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हमें आएगा 3.75 मीटर्स, और आंसर हमारा बनता है ऑप्शन 3। समझ गए, समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझे होंगे। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करिए। क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें खुद पता लगेगा कि यार क्लास में कैसे सॉल्व करवाया जाता है। तुम्हें अगर तुमने क्लास कभी अटेंड की है या तुम अटेंड कर रहे हो या कोचिंग में अगर पढ़ रहे हो उसको, तो ये वाला टॉपिक तुम्हें कभी भी पढ़ाते नहीं है। क्वेश्चन तुम्हें देंगे, तुम्हें इसी टॉपिक से क्वेश्चन आसानी से जल्दी से सॉल्व होंगी अंडर 1 मिनट। अगर तुम्हारे पास ये टॉपिक नहीं है तो तुम देखो बच्चों को, दे आर स्टक ऑन दैट क्वेश्चन। और आई यूज टू सॉल्व क्वेश्चन लाइक दिस, ठीक है, सही में क्वेश्चन देखते ही पता लगता था कि आंसर क्या होने वाला है। कभी कभार तो ये जो क्वेश्चन हम तुमको करवा रहे हैं, ये करवाया जब ये करवाया, जो जो कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखाया है डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। दैट इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम टावर, और तुम्हें क्या लगता है ये क्वेश्चन कहाँ से उठा है। पी वाई क्यू है सारे, तीनों क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए हैं इस टॉपिक पर, तीनों क्वेश्चन पी वाई क्यू से। पहला वाला नीट 2013, दूसरा ए आई पी एम 2009, और तीसरा ये वाला रेन ड्रॉप वाला भी 1995 ए आई पी एम टी का है। अब ये वाला देखो, ये वाला है 1991 का क्वेश्चन है तो ये ए आई पी एम टी का ही ना। और क्वेश्चंस बिल्कुल रिपीट होते हैं, कभी कभी एज इट इज रिपीट हो जाते हैं, टॉपिक्स रिपीट होते हैं, बट रिपीट तो होते हैं। तो ऐसा तो नहीं, तुम ये नहीं कह सकते कि यार ये क्वेश्चन मतलब इतना आसान है या फिर इतना डिफिकल्ट आएगा, नहीं आया हुआ है तो आएगा, बिल्कुल आएगा। A body dropped from the top of a tower falls through 40 meters during the last 2 seconds of its fall. What is the height of the tower? अगर क्लास खत्म होने के बाद, वीडियो खत्म होने के बाद सारे क्वेश्चंस को तुम कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सॉल्व करने की कोशिश करो, कितना टाइम लगेगा तुम्हें सॉल्व करने में। किससे को दो, अपने फ्रेंड्स को दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अनलेस उन्होंने पीवाईक्यू नहीं किया होगा, उन्हें आंसर नहीं पता होगा, इतनी जल्दी वो कभी नहीं निकाल पाएंगे। व्हाट इज द हाइट ऑफ द
टावर, ठीक है। बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, ये कोई हमारा टावर है, यहाँ से बॉडी को ड्रॉप किया जाता है। अब देखो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, ड्रॉप्ड, यानी कि तुम गैलीलियोस के लॉ लगा सकते हो, ऑब्वियसली हम क्वेश्चन ही वही कर रहे हैं। बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर फॉल्स थ्रू 40 meters ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड, ये देखिए लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल में 40 meters ट्रैवल कर लेता है ये। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, देखो। क्वेश्चन कहाँ गया यार, मेरे नोट्स में क्वेश्चन कहाँ गया ये, इसके ऑप्शंस तो है ही नहीं मेरे पास। एक सेकेंड रुको, नोट्स निकालने लगा मेरे। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। चलो ऑप्शंस लिखिए ऑप्शंस लिखिए ऑप्शंस लिखिए। 60 मीटर, 45 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर, ठीक है। अब निकालो, देखो कह रहा है कि लास्ट के 2 सेकंड में उसने 40 meters ट्रैवल कर लिया, लास्ट के 2 सेकंड में वो 40 meters ट्रैवल कर लिया। तो बोल रहा हाइट ऑफ द टावर बताइए। ओके, देखो अगर हमें ये गैलीलियो के लॉ के हिसाब से करना हो तो कैसे करेंगे, देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आखिरी के 2 सेकंड में वो 40 मीटर ट्रैवल कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि 40 मीटर तो कम से कम ट्रैवल किया ही होगा इसने, कम से कम इतना ट्रैवल किया होगा, कम से कम, और कुछ नहीं तो 40 मीटर्स तो ट्रैवल किया ही होगा। और अगर देखा जाए तो ये लास्ट का 2 सेकंड है, तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस उसने 40 मीटर ही ट्रैवल किया है, समझ रहे हो। टोटल डिस्टेंस उसने 40 मीटर ही ट्रैवल किया है, क्योंकि लास्ट के 2 सेकंड का क्या मतलब है कि गिरते गिरते उसने 40 मीटर ट्रैवल किया है, समझे। मतलब अगर 10 सेकंड का पूरा टाइम इंटरवल है यहाँ से यहाँ, तो लास्ट का मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 0, ठीक है। तो लास्ट के 2 सेकंड यानी 8 to 9 एंड 9 to 10, 40 मीटर उसने ट्रैवल किया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस ही उसने 40 मीटर ट्रैवल किया है, क्या हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं ना कि यार अगर उसने आखिरी के दो, एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, सॉरी, देखो वो ये कह रहा है कि आखिरी के 2 सेकंड में उसने 40 मीटर ट्रैवल की, ये नहीं कह रहा कि उसने 2 सेकंड में 40 ट्रैवल की। हम क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट किए थे, सॉरी। देखो यहाँ तक तो हम सही बनाए थे, ये गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। देखिए वो कह रहा है कि लास्ट के दो, किधर गया मेरा पेन, हाँ, लास्ट के 2 सेकंड में उसने 40 ट्रैवल किया, यानी कि ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक S1 और S2 को मिलाओगे तो 40 मीटर, यानी कि सिर्फ इतना, सिर्फ इतना प्लस इतना इज 40। तो अगर तुम्हें मान लो तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता गैलीलियो के लॉ का, तो तुम क्या करोगे, Sn-1 minus Sn will give you 40, Sn-1 minus n will give you 40। n है लास्ट के 2 सेकंड ना, तो पहले तुम लास्ट सेकंड लोगे, फिर लास्ट के 2 सेकंड लोगे, मतलब उससे पहले वाला सेकंड लोगे, समझ गए। तो ये तुम एस एनथ वाले फॉर्मूला से यूज कर सकते हो,
एस एन वाला जो फॉर्मूला है ना, u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, तुम वो वाले फॉर्मूला के साथ इसको कर सकते हो। लेकिन हम गैलीलियो के लॉ के ऊपर लेकर आए ना इस क्वेश्चन को, तो तुम उससे सॉल्व करना सीखो इस क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें तो एक पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है, अगर मैंने उसको इतने में डिवाइड किया, S1 S2 S3 S4 S5 S6 है ना, इनमें रेशियो होता है 1:3:5:7:9:11। पहला वाला होता है 5 मीटर, दूसरा वाला होता है 15 मीटर, तीसरा वाला होता है 25 मीटर, चौथा वाला होता है 35 मीटर, 5 9 45 मीटर एंड 5 11 55 मीटर। तो अगर मैंने ये तो बॉडी को तुमने ड्रॉप किया ना, और ड्रॉप किया तो हर सेकंड का हमने इंटरवल लिया, अगर कुछ भी नहीं दिया ना तो मान लो कि 1 सेकंड का इंटरवल है, ठीक है। तो अगर 1 सेकंड का इंटरवल है, क्योंकि लास्ट 2 सेकंड में बोला है, तो समझ लो कि यार वन वन सेकंड, हर वन 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 सेकंड में इंटरवल काउंट कर रहे हैं हम लोग। तो अगर लास्ट इतने और इतने, ये और ये मिला के 40 होता है, तो इसमें से ढूंढ लो कि कौन सा मिला के तुम्हें 40 मिलेगा, और जो मिला के तुम्हें 40 मिलेगा ना वही आंसर है। देखो 5 + 15 कितना हो गया, 20, है ना। तो 5 + 15 + 25, देखो 20 ऐसे हो गया, 20 + 25 हो गया 45। लेकिन वो तो 40 ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहीं ट्रैवल किया उसने। 5 + 15 हो गया 20 मीटर। तो अम, देखो उसने लास्ट के 2 सेकंड में 40 ट्रैवल किया ना, तो 40 ट्रैवल किया है, तो देख लो कौन से दो इंटरवल में उसने 40 ट्रैवल किया है। तो 40 उसने कहाँ पे ट्रैवल किया, अगर तुम देखोगे 5 और 15 को ऐड करोगे तो 20 मीटर्स मिलेगा, तो 40 तो हुआ नहीं। 15 और 25 को ऐड करोगे, 2 + 1 3 4, 40 मीटर तो यहाँ पे हो गया। 15 + 25 = 40, क्योंकि उसने क्या बोला कि लास्ट के 2 सेकंड में उसने 40 मीटर ट्रैवल किया है। तो ढूंढ लो कि कौन से 2 सेकंड के बीच में उसने 40 मीटर ट्रैवल किया है। तो तुम देख सकते हो कि तीसरे और पांचवें सेकंड पर, यानी कि थर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड फिफ्थ, सॉरी, सेकंड डिस्प्लेसमेंट एंड थर्ड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, है ना। तो इन सब के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 15 + 25 हो जाएगा हमारा 40 मीटर्स। तो टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना हुआ, तो यार ये तो लास्ट के 2 सेकंड का है ना। एक्चुअल में एक्चुअल में तो 15 और 5 तो है ही, बट स्टार्टिंग वाला 5 भी तो जुड़ेगा, स्टार्टिंग वाला 5 भी तो जुड़ेगा ना टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग में। तो क्या हो गया, 40 + 5 45 मीटर। आंसर है तुम्हारा 45 मीटर। इधर गया ये। चलो अब हम लोग करते हैं वेक्टर। पहला है एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, कोई भी ए वेक्टर है, कोई भी बी वेक्टर है, उसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा रिजल्टेंट आर वेक्टर। ठीक है, तो पहला तो हम लोग याद करते हैं, समझते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लो। तो वेक्टर के ऊपर अलग एक वीडियो आएगा जिसमें हम वेक्टर की क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो सिर्फ पढ़ लो कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के लॉज क्या होते हैं, वेक्टर को ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तुम्हें पता ही होगा इतना तो। ठीक है, क्योंकि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, इसे हम तुमको नोट्स लिखवा देते हैं, ये तुम नोट्स में लिख लो। नेक्स्ट लेक्चर या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर, ये जब भी चैप्टर खत्म हो उसके बाद हम लोग एक लेक्चर रख लेंगे जहाँ पे हम से वेक्टर के क्वेश्चंस करेंगे, वेक्टर के ऊपर ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लो। अच्छा, वैसे तो हमारा मोशन इन 1D खत्म हो चुका है, ये है हमारा मोशन इन 2D, क्योंकि वेक्टर तो वहीं पे आता है। ठीक है, एक काम करते हैं, इस वाले लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम तुमको वेक्टर अलग से पढ़ा देंगे, ताकि वो लेक्चर एक अलग प्लेलिस्ट में चला जाए। ठीक है, थैंक यू बच्चों आज का क्लास अटेंड करने के लिए, और आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा।
क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे करवाए हैं, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिएगा। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।